2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 12 तारीख को पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हिस्सा लेंगी और ये रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे बीजेपी को मात 2024 में दिया जाए। पर सवाल ये है कि जो विपक्षी पार्टियां एक मुद्दे को लेकर एक जैसा बयान नहीं देती, वो रणनीति में आखिरकार क्या तय करेंगी। देखिए 2019 से पहले इस तरह की तमाम चीज़ें हुई हैं। 2019 से पहले इस देश ने देखा था कि एक बार ममता दीदी के यहाँ पर जो है पूरे लोग जुटे थे। उसके बाद मुझे लगता है जब जगन मोहन रेड्डी का शपथ ग्रहण हुआ था उस समय पर भी इस तरह की तस्वीरें आई थी। उससे पहले ममता दीदी एक बार दिल्ली आ गई थी अन्ना जी के आंदोलन के समय पे कि भाई उठाकर वहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी कि हम कोई ऐसा करें। उससे पहले जहाँ तक मुझे याद है केसीआर भी पूरे देश में घूमे थे एक बार हंगामा के भाई विपक्षी एकता होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है तमाम लोगों ने कोशिश की थी। इसी तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस बने थे, लेकिन जब आपने देखा कि सीटें आई तो 303 आई और वैसे भी प्री पोल कोई अलायंस इनका बन नहीं पाया। जब किसी देश में एक घर में पैदा होते ही आदमी प्रधानमंत्री हो जाता हो, वो मान लेते हो कि ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी कम कैसे हो सकती हैं कि वो एक दूसरे के साथ मैनेज करके या यूं कहिए कि कॉम्बिनेशन बना के अलायंस बना के जो है चुनाव लड़ लें। दूसरा इसका एंगल ये भी है कि कोई भी पॉलिटिकल लेवल पर विरोधी विचारधारा के लोग बना तो सकते हैं, वहाँ पर उनको बनाने में कोई परेशानी नहीं है, कानून इसकी बाध्यता नहीं देता। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी और बहन जी साथ आए थे ना, और अगर कास्ट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वोट उनको आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये है कि मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग उठाकर मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन इम्पैक्ट 2024 पर छोड़ पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात अलायंस की है, आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जब शपथ हुई है तो शपथ होने के समय पर वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। शपथ में अरविंद केजरीवाल नहीं गए कर्नाटका, उनको कांग्रेस ने बुलाया ही नहीं। उसका रीज़न है भाई, कहीं पर भी चले जाइए, अरविंद केजरीवाल अगर किसी का वोट काट रहे हैं तो कांग्रेस का काट रहे हैं। दिल्ली से कांग्रेस गायब हो गई, अरविंद केजरीवाल ने वोट काटा। पंजाब से कांग्रेस गायब हो गई, अरविंद केजरीवाल ने उनका वोट काटा। इसके अलावा महाराष्ट्र, अभी कर्नाटका में भी थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की, 2-4-5% वोट शायद मिला है, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश जितनी भी काटने की उतने की हुई। भारतीय जनता पार्टी का 5% जो वोट शेयर गया वो कांग्रेस की तरफ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में जितने वोट काटे वो कांग्रेस के काटे उन्होंने। इसके अलावा गुजरात में 5%, 6% भारतीय जनता पार्टी का वोट उल्टा बढ़ा है। कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो गई। वहां पर अगर 5% वोट कांग्रेस इसको मिला है आम आदमी पार्टी को, तो वो भी कांग्रेस का है। अब कोई अपने बराबर में अपना कॉम्पिटिटर कैसे खड़ा कर लेगा? और राहुल गांधी तो पैदा होते ही प्रधानमंत्री हो गए ना। अरविंद केजरीवाल अलग से उम्मीद लगती है उनको कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार जी की, जिनके गढ़ में पटना में ये होने वाला है, वो एक ज़माने में 2005 में मेरा ख्याल 112-13 सीटें थी उनकी, आज 41 सीटों पर झूल रहे हैं वो। अपने राज्य के लोग उनको चीफ मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। सपना प्राइम मिनिस्टर का है, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, उम्र भी हो गई है। इसके अब अगर हम नहीं बने तो फिर कभी बन नहीं पाएंगे, तो उनको कैसे साथ लेकर आएंगे? उसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा होगा संसद में किस तरीके से लोग आए। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक वहाँ पर थे, इसके अलावा और तमाम लोग वहाँ पर आए हैं। उसके अलावा एच डी देवेगौड़ा वहाँ पर रहे, मतलब वाईएसआर कांग्रेस रहा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये उद्घाटन संसद का हुआ, उसमें जितने दल कमोबेश 22 मेरा ख्याल थे जो लोग संसद के इनॉग्रेशन में आए, वो भारतीय जनता पार्टी के अलाए होंगे, ऐसा तस्वीरों से प्रतीत होता है। लेकिन अब आगे आते हैं, जहाँ तक बात विपक्षी एकता की है, बहुत साफ है। मतलब सब मिलकर इकट्ठा होकर एजेंडा सिर्फ एक ही है, मोदी को हराना है। लेकिन उनका अपना कोई विजन नहीं है। राम मंदिर को लेकर कोई विजन नहीं है। देश की एकता अखंडता को लेकर कोई विजन नहीं है। 370 को लेकर रखेंगे या हटाएंगे, कोई विजन नहीं है। कश्मीर में जो शांति बहाल हुई है वो रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, उसका कोई विजन नहीं है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर कोई विजन नहीं है। टॉयलेट्स और इन तमाम चीज़ों की तो छोड़ ही दो, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने 58 साल नहीं सोचा वो अब क्या सोच पाएंगे, उनकी तो सोच ही नहीं जाती वहाँ तक। तो अगर सिर्फ मोदी को हराना एजेंडा है, तो जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि सारे भी अगर मिल जाएं, जो कि नहीं मिलेंगे, तो भी भारतीय जनता पार्टी, एंड टू बी प्रिसाइज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतकर फिर से आएंगे। सर, पटना में ये मीटिंग होने जा रही है, इससे लेकर 2 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तब आरजेडी और जेडीयू में बगावत चल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, वहीं कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 2024 के चुनावों में आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देंगे। वहीं अध्यादेश को लेकर जो अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मांग रहे थे, वहां पर भी कांग्रेस ने मना कर दिया है। और कांग्रेस के ही नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जहां विचार एक जैसे नहीं है, वहां गठबंधन नहीं हो सकता। नहीं, वो तो मैं आपको कह ही रहा हूँ, कांग्रेस कभी भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगी, करने ही वाली नहीं है। वो उनके लिए मुफीद नहीं है, वही वजह है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है,
जो वो कहते हैं, जबकि है नहीं। और बीएसपी भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, तो वो कांग्रेस को यहाँ क्यों आने देंगे? कांग्रेस को बड़ा नेता क्यों बनने देंगे? कांग्रेस कर्नाटका में है, क्या वो किसी और को बर्दाश्त करेगी? टीएमसी बंगाल में है, क्या वो ममता दीदी जो है कांग्रेस को बढ़ने देंगी वहाँ पर? और क्या कांग्रेस छोड़ देगी ममता दीदी के? लेकिन नहीं कि 100 के 100% आपका जो बंगाल है वो सिर्फ कर्नाटक उसी से चला जाए, ममता बनर्जी को बिलोंग करे या फिर समाजवादी को उत्तर प्रदेश बिलोंग करे। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकली अपना काम करने आई हैं, चुनाव लड़ने आई हैं, वो यहाँ पर आकर समाज सेवा करने नहीं आई हैं। और ये तो बिल्कुल समाज सेवा नहीं करते, इनको तो अपने परिवार से मतलब है। तो मुझे लगता है कि कोई एक दूसरे के साथ आ जाए, हाँ ये दिखने में शायद बहुत बेहतर हो सकता है। वजह है इन पूरी ऑपोजिशन पार्टीज़ को विचारधारा अलग अलग है, वो अलग एक नहीं कर पाई, इनकी जो है कोई भी बातें एक नहीं कर पाई, इनको एक चीज़ बहुत एक कर पाई और वो है ईडी सीबीआई के छापे। मुझे लग रहा है जिस तरीके से छापे 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 हर जगह इन पर लगे हैं, जिस तरीके से लोगों को जो है जनता का पैसा निकाल कर बाहर देना पड़ा है, जिस तरीके से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी अटैच किया है ईडी ने, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने अटैच करने के बाद उसको आगे जब्त भी कर लिया है, जिस तरीके से तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के केसेस हैं। कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस समय बेल पर बाहर हैं। 5,000 करोड़ के घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। ममता बनर्जी के भतीजे पर ऑलरेडी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। और अभी अगर मैं खास तौर पर और बाकी की बात करूं तो मुझे ऐसा सुनने में आया है, जो कि पिछले समय कुछ रिपोर्ट्स थी कि यहाँ पर जो है रिवर फ्रंट के मामले में लखनऊ में अखिलेश पर भी मामला है और इसके साथ साथ बहन जी पर भी ऐसा हुआ था, ऐसा सुनने में आया था, मुझे नहीं पता। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें पत्रा चौल वाले मामले में, संजय राउत ईडी के उस पर हैं, रिमांड पर हैं, जेल रहकर आए हैं। इसके अलावा बचा कौन? अरविंद केजरीवाल, उनके 3-3 2-2 रत्न तो अभी जेल में थे, उनके ऊपर जांच चल रही है और तमाम लोगों पर चल रहा है। इसके अलावा और कौन बचा? केसीआर की बेटी कविता अभी इसी मामले में, लिकर स्कैम के मामले में जो है ऑलरेडी ईडी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई थी, अरविंद केजरीवाल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। तो इतने सारे लोगों को जब कोई अलग एक नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार ने सबको मिला दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो, वो जनजातीय मतगणना पे क्यों जोर दे रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डर गई है? एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल हो चुके हैं, जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, अलग अलग प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि जनजातीय मतगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। हिंदुत्व टूटेगा तो इनके बेटे को, इनके तमाम बेटों को जो है सत्ता की मलाई खाने को मिलेगी। हिंदुत्व टूटेगा तो परिवारवादी सत्ताओं को अपना काम धंधा आगे चलाने को मिलेगा। हिंदुत्व टूटेगा तो इस देश का एकता अखंडता का जो विजन है वो टूटेगा, और अगर टूटेगा तो इससे इन लोगों को, अपने परिवारों को सत्ता की चाशनी खाने में आसानी हो जाएगी। हिंदुत्व अगर टूटेगा तो इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मोदी को हरा पाएंगे। हिंदुत्व अगर टूटेगा तो इनको ऐसा लगता है कि जातियों में बांटकर लोगों को जो है, जाति आधारित ही पार्टियां हैं, उनको वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे और फिर से जो अपने सारे केसेस वगैरह इन पर लगे हुए हैं वो चले जाएंगे। हिंदुत्व अगर टूटेगा तो कुल मिलाकर इनके ईडी के केसेस साफ हो जाएंगे, इनके सीबीआई के केसेस साफ हो जाएंगे, ये सब अपने आप को बरी कर लेंगे, जांच वांच करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कुल मिला के प्रधानमंत्री अगर अपना बनेगा तो कौन एजेंसी इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी। तो इसलिए जातिगत जनगणना जो आधार है वो इस देश की एकता को, इस देश के हिंदू को, इस देश के समाज को तोड़ने बांटने का काम करेगी। और बांटने का काम करने के साथ साथ वो इस देश में जो एक सरकार है, जो सर्वसमावेशी सरकार है, जो सबको साथ लेकर चल रही है, जो देश में संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है, जो देश में विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, जो देश में तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर बढ़ रही है, उसको हरा दिया जाए। एजेंडा ये, मतलब अपने बेटों को मुख्यमंत्री अगर बनाना है तो समाज को जाति में तोड़ दो, ऐसा ये करना चाहते हैं।